नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, पाचन जब हम लोग खाद्य पदार्थ जो हम लोग अंदर लेते हैं तो उसको पाचन जल्दी होने के लिए क्या होता है, कुछ भी क्रिया जैसे रासायनिक क्रिया होती है, जब आप लोग रसायन पढ़ते हैं तो रासायनिक क्रिया जल्दी होने के लिए क्या करते हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो धीरे धीरे चलती है, मंद गति से चलती है ना। तो कुछ रासायनिक जो क्रियाएँ होती है उनको क्या करना है, फास्ट करने के लिए, जल्दी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कैटेलिसिस का उपयोग करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स या फिर जंतु जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनके पाचन के लिए क्या होता है, कैटेलिसिस का कार्य करती हैं। पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक पदार्थ जो होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, है ना, या फिर क्या होते हैं, श्लेष्मा होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसमें पाचन को बढ़ाती है, पाचन की क्रिया को फास्ट करती है। आहार नाल से संबंध वे ग्रंथियाँ ये क्या करती है, रस सिक्रेट करती है ना, कुछ जो फ्लूइड जो होती है उसको सिक्रेट करती है। सिक्रेट मतलब होता है स्त्रावण करना, स्रावित करती है, जो क्या होता है, खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर खाद्य पदार्थ को जल्दी पचाने का कार्य करता है। आहार नाल से संबंध वे ग्रंथियाँ जिनके द्वारा स्त्रावित पदार्थ से भोजन का पाचन क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायता करती है, पाचन ग्रंथियाँ कहलाती है। उपस्थिति की प्रकृति के आधार पर बॉडी में जिस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से पाचन ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, बाह्य पाचक ग्रंथियाँ तथा आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो जो बाह्य पाचन ग्रंथियाँ जो होती है, एक्सटर्नल जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वे ग्रंथियाँ जो आहार नाल से बाहर स्थित होते हैं तथा ग्रंथिल उपकला की बनी होती है। ग्रंथिल उपकला मतलब क्या होता है, टिश्यूज से फॉर्म होती है, बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य पाचन ग्रंथियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये अपने स्त्राव को नलिकाओं द्वारा आहार नाल की गुहा में पहुँचा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये ना आहार नाल जो होता है ना उसके बाहर स्थित होती है, कौन, जो पाचन ग्रंथियाँ होती है, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अब उसमें से जो फ्लूइड सिक्रेट होगा या फिर जो भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट होते हैं उसको क्या करती है, नलिकाओं के माध्यम से। अब उसको कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए कि आहार नाल के अंदर जो भोजन आ रहा है उसके साथ मिलने के लिए, तो वो क्या करती है, नलिकाओं से मिलकर क्या करती है, मानव के पाचन तंत्र में पहुंचा देती है, आहार नाल में पहुंचा देती है। ग्रंथियों के रूप में मानव पाचन तंत्र 3 प्रकार की ग्रंथियां आती है, कौन कौन से, सैलिवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथियां बोलते हैं, फिर और क्या है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले ही पढ़े थे, उसके बाद क्या है, यकृत, लीवर भी जो होती है वो क्या होती है, पाचन ग्रंथियाँ होती है, बाह्य पाचन ग्रंथि होती है। उसके बाद है आपका, अगर आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल में क्या होता है, 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, बाह्य ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथियाँ। तो बाह्य ग्रंथियों में पहला कौन सा ग्रंथि आता है, लार ग्रंथि आता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसमें से लार स्त्रावित होती है। आदमियों के मुंह में जो चिपचिपा पदार्थ आता है उसको क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 जोड़ी मतलब 6 की संख्या में होती है और 3 जोड़ी के रूप में होते हैं। ठीक है, पेयर होती है। पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड जो अगोजीवी ग्रंथियाँ होती है, ये मुख गुहा के अग्रभाग में अधर तल के श्लेष्मिका के नीचे स्थित होती है। बर्थोलिन वाहिका के माध्यम से जीभ संघायक फ्रीनलम के पास खुलते हैं। ये लार का निरंतर क्या कहती है, इसमें से लार तो निरंतर निकलते रहता है। इसमें लार में क्या होता है, म्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। ये क्या होता है, अधोजीवीय ग्रंथियाँ मतलब जो सामने का भाग होता है उसके नीचे और क्या होता है, ये मुख गुहा के अग्रभाग में होती है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको लार बोलते हैं। इसमें बर्थोलिन वाहिका द्वारा ये क्या होती है, मुख के अंदर बाहर में मतलब जो जीभ के नीचे होता है ना उसके अधोजीवा उसमें बाहर में खुलती है, जिसको बर्थोलिन वाहिका के माध्यम से खुलता है। और क्या होता है, इसमें निरंतर मतलब कंटिन्यू लार जो होता है वो आते रहता है। इसकी लार में क्या होता है, सबसे ज़्यादा म्यूसिन की मात्रा होती है। फिर है अधोहनु ग्रंथियाँ, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, निचले जबड़े के पश्च भाग में, निचले जबड़ा है ना उसके पश्च भाग में क्या होता है, मूल के पार्श्व में स्थित होता है तथा ये क्या होता है, वार्टन डक्ट द्वारा मुख गुहा के अग्रभाग में खुलता है। इसकी लार अधिक लसलसी होती है, विस्कस होती है। विस्कस मतलब होता है एकदम चिपचिपा, ज़्यादा थोड़ा मोटा होता है और चिपचिपा होता है ना। इसमें क्या होता है, म्यूसिन तथा अम्लीय फॉस्फेटेज की प्रचुर मात्रा होती है।
पहला वाला में क्या होता है, जो आपका पहला वाला है सबलिंगुअल में म्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है सब मैंडिबुलर में क्या होता है, फॉस्फेटेज, अम्लीय फॉस्फेटेज की भी मात्रा अधिक होती है म्यूसिन के साथ साथ। तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड्स, कर्णपूर्ण ग्रंथियां, कान जो होता है ना, कान का जड़ जहाँ पे स्थित होता है, कर्ण पल्लव बोलते हैं जिसको। कान का ये जो हमारा कान है ना, उसके अंदर साइड देखना क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा जब आप नोटिस करना चालू करेंगे तो क्या होता है कि कान के पास जहाँ पे जबड़ा के पास खुलता है ना, वहाँ पे से भी लार आता है। उसके क्या होते हैं, यह ग्रंथि जो होता है स्टीनियन वाहिका द्वारा, जो इसका जो नली होता है उसको स्टीनन वाहिका बोलते हैं। इसके चौड़ना के सामने प्रकोष्ठ वेस्टिबुल में खुलती है। इसके द्वारा स्त्रावित लार म्यूसिन रहित एवं स्वच्छ होती है। ठीक है, जो लार होता है ना, उसमें म्यूसिन नहीं पाया जाता है। पहला वाला में म्यूसिन पाया जाता है सबलिंगुअल में, सब मैंडिबुलर में भी म्यूसिन और फॉस्फेटेज पाया जाता है, इसमें म्यूसिन नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, इन ग्रंथियों के साथ एक गलसुआ रोग होता है। क्या होता है, गलसुआ रोग, जब इन्फेक्शन होता है ना तो क्या होता है, गलसुआ रोग होता है। ठीक है, लार में एमाइलेज एंजाइम ज़्यादा होता है जो मंड पर क्रिया करता है। मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च। हम लोग स्टार्च कैसे ग्रहण करते हैं, अगर हम लोग जब चावल खाते हैं तो चावल में जो उसका, जब हम लोग चावल को ऐसे पानी को निकालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मंड होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उस क्रिया करता है। एमाइलेज के अतिरिक्त पाए जाने वाले अन्य एंजाइमों में लाइसो एंजाइम महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पहला है एमाइलेज पाए जाते हैं जो स्टार्च के ऊपर क्रिया करता है ना। और दूसरा क्या होता है, और दूसरा एंजाइम क्या होता है, लाइसो एंजाइम भी पाया जाता है। फिर दूसरा है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत होता है। लीवर, क्योंकि यह 1.5 किलो भार वाला होता है। मानव शरीर में जितना भी भार है उसका 1.5 भार का लीवर होता है, उसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। यह उदर के दाहिने भाग में स्थित होता है। ठीक है, इसमें ये 2 पिंडों का बना होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। 2 पिंडों का बना होता है ऐसे, है ना, तो वो क्या होता है, इसका जो दाहिना पिंड होता है ना, वो बाएं पिंड की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। इसके चारों तरफ पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। देखो ये है लीवर आपका, एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया। तो हमको पता है कि दाहिना पिंड जो होता है वो बड़ा होता है, दाहिना मतलब हमका राइट हैंड जो होता है वो बड़ा होता है, और जो क्या होता है लीवर का जो बाया पिंड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर। यकृत के आंतरिक भाग में क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्थित होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी सिस्ट्रिक डक्ट निकलती है तथा यकृत के प्रत्येक पिंड से यकृत वाहिनी हिपैटिक डक्ट निकलती है। यकृत का जब अगर आंतरिक भाग देखते हैं, मतलब हम लोग जब देखेंगे यकृत का आंतरिक भाग, तो क्या होता है, यकृत के आंतरिक भाग में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। देखो ये है यकृत, ये है लीवर आपका, इसके आंतरिक भाग में क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है। ठीक है, पित्ताशय कहाँ पे होता है आपको पता है, उसमें से क्या आती है, सिस्ट्रिक डक्ट निकलती है तथा यकृत के प्रत्येक पिंड से यकृत वाहिनी हिपैटिक डक्ट निकलती है। ये नलिकाएं जो होती है मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जो अग्नाशयी नली से मूल पित्त वाहिनी मिलकर ग्रहणी में खुलती है। देखो पहला क्या चीज बोल रहा है, पित्ताशय जहाँ पे स्थित होता है, गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय जहाँ से स्थित होता है वहाँ से क्या निकलती है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है, और पित्त वाहिनी से क्या होता है, गॉल ब्लैडर से नलिका निकलती है, उसको पित्त वाहिनी बोलते हैं। यकृत में प्रत्येक यकृत में जो यकृत वाहिनी होती है उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। जो अग्नाशयी नली से मूल जो अग्नाशयी नली होता है ना, स्टमक का जो नली आता है उससे पित्त वाहिनी दोनों जो होता है ना, ग्रहणी और क्या बोलते हैं पित्त वाहिनी, उसको मिलकर कहाँ पे खोलता है, ड्यूडोनियम में खोलता है। संरचनात्मक रूप से यकृत के प्रत्येक पाली अनेक पालिकाओं का बना होता है। मतलब जो 2 लोब होता है, जो पिंड होता है, वो क्या होता है, अनेक पालिकाओं से बना होता है। प्रत्येक पालिका एक दूसरे से संयोजी उत्तक ग्लीसन्स कैप्सूल्स द्वारा जुड़ा रहता, मतलब अलग अलग रहता है। जुड़े तो रहते हैं लेकिन मतलब सब में पार्टीशन होता है, तो वो पर्टिकुलर अलग अलग में गिनती आता है। ठीक है, प्रत्येक पालिका में अनेक बहुभुजी यकृत कोशिकाएं अरीय रूप में, रेडिकली रूप में, मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है और ऐसा टाइप में स्थित होता है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं की कतारों के बीच में बहुत पतली क्या होती है, एकदम धागेनुमा जो नलिका होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइल कैपिलरीज बोलते हैं, पित्त कोशिकाएं बोलते हैं। ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय यकृत कोशिकाओं से बनने वाले पित्त को संग्रहित करने का काम करती है। जो पित्त रस बनता है ना, गॉल ब्लैडर का जो रस आता है, सिक्रेशन होता है, वो क्या होता है, कोशिकाओं में बनने वाले पित्त रस संग्रहित करने का काम करती है। कौन, गॉल पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, यह गाढ़े पीले रंग का क्षारीय रस होता है।
जो पित्ताशय में जो रस का सिक्रेशन होता है उसमें कोई भी एंजाइम या हार्मोन्स नहीं होता है। ये गाढ़े और पीले रंग का क्षारीय रस होता है। इसमें अकार्बनिक पित्त, लवण पित्त कणिकाएं, स्टारकोविलिन, यूरोविलिन आदि तथा बहुतायत में जल। इसमें येलो कलर का जो क्षारीय द्रव्य होता है, द्रव पाया जाता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, स्टारकोविलिन पाया जाता है, यूरोविलिन आदि पाया जाता है तथा बहुतायत में जल। मतलब जो 40% 1/4 ना 1/4 में क्या पाया जाता है, स्टारकोविलिन पाया जाता है, यूरोविलिन पाया जाता है, ऐसे कुछ कुछ और चीज़ें पाई जाती है, लवण पाया जाता है। लेकिन बाकी जो 86% है उसमें क्या पाया जाता है, 86% में जल पाया जाता है। पित्त पाचन की प्रक्रिया में निम्नांकित तरीके से योगदान देता है। यह लवणों की सहायता से वसाओं में विखंडन तथा पाइशीकरण इम्यूलिसिफिकेशन करता है। यह लवण जो होता है ना, लवण क्या होता है, सॉल्ट बोलते हैं जिसको, लवण जो होता है लवण की सहायता से क्या करता है, इसमें से लवण निकलता है, क्षारीय जो द्रव होता है उससे लवण बनता है। लवण से क्या होता है, वसाओं में विखंडन का कार्य और पाइसीकरण का कार्य, मतलब उसको अलग अलग करने का कार्य करता है। आमाशय से आए हुए अम्लीय खाद्य पदार्थ की अम्लीयता नष्ट कर पित्त उसे क्षारीकृत कर देता है। स्टमक में जो चीज़ खट्टा हो जाए रहता है ना, उसको क्या करता है, अम्ल तो जो होता है वो खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, उदासीन होता है ना। तो क्या होता है, आमाशय में जो आपका खाना आया रहता है वहाँ से जो खट्टा हो जाया रहता है, अम्लीय हो जाया रहता है, उसको क्षारीकृत कर देता है क्योंकि इसमें क्षारीय द्रव पाया जाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम उस पर क्रिया ना कर सके। फिर क्या करता है, उसमें जो क्रिया मतलब उसमें क्या होता है आपका, वो जब क्षारीय हो जाता है, वो खाद्य पदार्थ क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या होगा, वो अग्नाशय में फिर से क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए वो उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। यकृत के कार्य, पित्त यकृत पित्त स्रावित करता है। पित्त पाचन नली में वसा के पाइसीकरण एवं इसको घटकों को अवशोषित करता है। पित्त के कार्य, पित्त मतलब क्या होता है, बाइल, पित्त वाहिनी मतलब बाइल डक्ट हो गया, बाइल कॉमन डक्ट हो गया। ये जठर रस की क्रियाशीलता को समाप्त करता है। जठर रस मतलब बाइल डक्ट, बाइल जूस हो गया। यह आदि में भोज्य जठर रस मतलब जो खट्टा वाला जो आता है ना आपका, उसमें क्षारीय द्रव मिला देता है और क्या कर देता है, उसकी क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है। यहाँ आदि में भोज्य पदार्थ के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। आदि से आए हुए इंटेस्टाइन से आए हुए भोज्य पदार्थों के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अब इसमें क्षारीय रस ज़्यादा होता है इसलिए क्षारीय कर देता है। अग्नाशयी लाइपेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। अग्नाशय में जो लाइपेज की क्रियाशीलता होती है उसको क्या करने के लिए, उसके लिए यह आवश्यक है। यह यकृत से हानिकारक पदार्थों का निष्कासित करता है। यकृत में जो हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं उसको क्षारीय करने के बाद क्या करता है, उसको निष्कासित कर देता है, बाहर कर देता है। जो खाद्य पदार्थ अनपचे होते हैं यह आमाशय से आंत में जा रहे अम्लीय भोज्य पदार्थों को उदासीन करने का कार्य करता है। आमाशय से आंत मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन जब खाना जाता रहता है ना तो लीवर से होकर गुजरता है तो क्या करता है, उदासीन करने का कार्य करता है, जिसके कारण पेप्सिन अक्रियशील हो जाता है तथा उसके द्वारा ट्रिप्सिन को क्षति नहीं की जाती है, वसा को इमल्सिफाइड अवस्था में नहीं बनने रखता है। देखो यकृत का कार्य हम लोग पढ़े थे, यकृत का कार्य आगे दिया हुआ है। विटामिन ए का संश्लेषण विटामिन ए में बदलता है। यकृत जो होता है ना वो विटामिन ए का संश्लेषण करता है और तथा विटामिन बी में बदलता है। विटामिन का संचय यकृत बी कैरोटीन को यकृत ए बी ई के व B12 विटामिन संचित करता है। विटामिन का संचय करता है कौन, यकृत जो है विटामिन का संचय करता है और बी कैरोटीन को यकृत में ए डी ई के और B12 के रूप में संचय करता है। लवणों का संचय करता है यह Fe तथा Cu को संचित करता है। ठीक है, यकृत शरीर में स्थित पुराने लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है। इनका हीमोग्लोबिन टूटकर पित्त लवण बनाते हैं। जो पित्त लवण जो बनाते हैं जो क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट बोलते हैं। वो कैसे बनता है, जो पुराने रक्त है जो खराब हो चुके हैं या फिर जो हानिकारक है उनको क्या करता है, उन रक्त कणिकाओं को तोड़ देता है अलग अलग और नष्ट कर देता है। और फिर जो रक्त कणिकाओं में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है। रक्त कणिका जब नष्ट होंगी तो हीमोग्लोबिन क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। जब टूट जाती है तो वो क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट बनाते हैं। डीएमिनेशन अतिरिक्त अमीनो अम्ल अपने अमीनो समूह को त्याग कर डीएमिनेट होकर कार्बनिक अम्ल एवं अमोनिया बनाते हैं। डीएमिनेशन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, डीएमिनेशन मतलब क्या होता है, एमिनो अम्ल का बाहर करना या फिर नष्ट करना। क्या करता है, बाहर कर देना। तो डीएमिनेट होकर कार्बनिक अम्ल एवं अमोनिया बनाते हैं।
क्यों, देखो अमीनो अम्ल जो है वो क्या होगा, जब डीएमिनेट होता है तो ये टूट जाते हैं और टूट कर क्या बनाते हैं, अमोनिया और अम्ल बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल। बाद में अमोनिया यकृत कोशिकाओं के द्वारा यूरिया में बदल दिए जाते हैं। फिर जो अमोनिया बनते हैं ना, क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। अमीनो अम्ल का जब परित्याग होता है, डीएमिनेशन होता है, तो क्या होता है, कार्बनिक अम्ल बनता है और अमोनिया बनता है। फिर बाद में जब ये क्या होता है, अमोनिया यकृत कोशिकाओं के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। ग्लूकोजिनेसिस अतिरिक्त वसीय अम्ल ग्लिसरॉल एवं कार्बनिक अम्ल के यकृत के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं। ग्लूकोजिनेसिस जब होता है, ग्लूकोजिनेसिस की क्रिया जब होती है तो अतिरिक्त वसीय अम्ल जो होता है, ग्लिसरॉल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, यकृत के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं। जब ग्लूकोजिनेसिस की क्रिया आप आगे पढ़ेंगे, ग्लूकोजिनेसिस का एक चक्र होता है, जो उसका पूरा संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ेंगे तो जब उस प्रक्रिया होती रहती है तो क्या होता है, उसमें वसीय अम्ल होता है, ग्लिसरॉल होता है, अकार्बनिक मतलब कार्बनिक अम्ल होता है, जो यकृत में जाता है ना, तो क्या होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। फिर जो पहले से प्रेजेंट ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संचय हो जाता है। क्लियर। फिर है नेक्स्ट ग्लाइकोजिनोलोसिस। यकृत में संचित ग्लाइकोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार जल अपघटन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलोसिस में क्या होता है, जो मतलब जो बड़े अणु होते हैं ग्लूकोज के, वो क्या होते हैं, टूटकर जल अपघटन की क्रिया होती है। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब क्या होता है, ग्लूकोज में जल अपघटन की क्रिया होती है, तो वो टूट कर क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज में अपघटित होते हैं। लियोजिनेसिस कार्बोहाइड्रेट शरीर की आवश्यकता अनुसार यकृत कोशिकाओं द्वारा वसा में बदल जाते हैं। हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितने भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होती है, वो क्या होते हैं, यकृत में आकर किसके अनुसार वसा में चेंज हो जाते हैं यकृत में आने से। ठीक है। फिर हेपेरिन या यकृत द्वारा निर्मित पदार्थ है। यकृत मतलब लीवर से ये फॉर्मेशन होता है, जिसका कार्य रुधिर को थक्का जमने से रोकना होता है। रक्त प्रोटीन का संश्लेषण। रक्त का थक्का बदलने वाले प्रोटीन यकृत में होता है। प्रोथ्रॉम्बिन एवं फाइब्रोजन का संश्लेषण करता है। कौन करता है, लीवर करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोथ्रॉम्बिन एवं फाइब्रोनोजन का संश्लेषण करता है। ये क्या होता है, जो जब रक्त आपका जब कहीं पे अगर बॉडी में क्या होता है, कट लग जाता है या फिर चोट लग जाता है, तो क्या होता है, हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वह स्वतः ही बंद हो जाता है, या फिर उसको फिटकरी लगा के, हल्दी लगा के बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, अगर देखो वो बंद क्यों होता है, वो जम क्यों जाता है जो ब्लड होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, प्रोथ्रॉम्बिन पाया जाता है और फाइब्रोनोजन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या होता है, उसको रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। विषैले पदार्थों का, फिर नेक्स्ट है विषैले पदार्थों का विषहीन करना। इसमें क्या होता है, यकृत में क्या निकलता है, अम्लीय क्षारीय पदार्थ निकलता है। ठीक है, बाइल जूस निकलता है, वो क्या करता है, विषहीन कर देता है। अम्लीय पदार्थ जो होता है वो विष युक्त होता है, उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, औषधियाँ, हानिकारक रसायनों और यकृत कोशिकाओं द्वारा नर का विष विहीन करना। वही डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया में विष विहीन करने की प्रक्रिया में क्या होता है, जो क्षारीय पदार्थ उसमें मौजूद होता है वो अम्लीय पदार्थ की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है, विष जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट है लसिका का निर्माण। यकृत लसिका के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। लसिका जो है आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इसका ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। आगे है अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये क्या होता है, पैनक्रियाज जो हो, तीसरा क्या है, पहला क्या था, लार ग्रंथि था, दूसरा क्या था, यकृत था, तीसरा क्या है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है। गुलाबी या गुलाबीपन लिए पीले रंग की ग्रंथि होती है। गुलाबी रंग की होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, थोड़ा पीला रंग का दिखाई देता है, जो कि ग्रहणी के यू के आकार से घिरी रहती है। जो ग्रहणी होता है ना हमारा, उससे घिरी होती है। गुलाबी सफ़ेद रंग की यह ग्रंथि, गुलाबी ये क्या होता है, कहीं हल्का गुलाबी होता है तो कभी सफ़ेद दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा गुलाबी और वो होता है तो पीला रंग का भी दिखाई देता है। तो क्या होता है, जब ये ग्रंथि क्या होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी, 65 से 150 वजन ग्राम की होती है। कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, और कितना होता है, 65 से 160 ग्राम इसका वजन होता है, इसका भार होता है, जो प्रतिदिन 1200 मिलीलीटर पाचक रस स्त्रावित करती है। ये पूरे दिन में क्या करती है, 24 आवर में लगभग 1200 मिलीलीटर पाचक रस स्त्रावित करती है। ठीक है।
यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ये क्या होता है, पहला जो बड़ा ग्रंथि होता है वो क्या होता है, यकृत होता है। दूसरा बड़ा ग्रंथि किसको बोलते हैं, अग्नाशय को बोलते हैं। ये क्या होता है, एंडोडर्म या उदर गुहा में ग्रहणी के प्लिया स्प्लीन तक फैला रहता है। अग्नाशय का शीर्ष क्षेत्र जो होता है, हेड ऑफ पैनक्रियाज होता है, वो ग्रहणी में घिरे रहता है। जो यू आकार का संरचना होता है उसमें घिरे रहता है। आमाशय के पीछे तथा प्रथम कटिक सेरुक के सामने अग्नाशय का पिंड बॉडी ऑफ पैनक्रियाज होता है। अग्नाशय का पश्च अर्थात पुच्छ भाग जो होता है वो प्लीहा के स्पर्श में रहता है, मतलब जो स्प्लीन होता है उसके स्पर्श में रहता है। अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिसेंट्री झिल्ली द्वारा सधी रहती है। अग्नाशय अनेक अग्नाशय पालिकाओं, लोबस तथा वाहिनियों का बना होता है। पालिका ऐसा लोब्स के अनुसार बना होता है। इसमें क्या होता है, पालिका स्रावक कोशिकाओं द्वारा अस्तरित रहती है, जिसे एसाइनस कहते हैं। प्रत्येक एसाइनस के बीच में एक गुहा खुलती है, गुहा पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। एसाइनस की कोशिकाएं जो होती है वो स्त्रावी प्रकृति की होती है। एसाइनस में जो कोशिकाएं होती है ना वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है। प्रकृति की होने के स्त्रावी प्रकृति के होने के कारण अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। अग्नाशय रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो देखते हैं। अग्नाशय समझ में आया कहाँ होता है। पहला चीज़ तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर गुलाबी रंग लिए युक्त होता है। ये 60 से 165 से लगभग 160 ग्राम का वजन होता है इसका। ये कहाँ पे होता है, ये जो होता है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये एंडोडर्म में उदर गुहा जो होता है ना वहाँ से स्प्लीन तक प्लीहत फैली हुई होती है। अग्नाशय का जो शीर्ष क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, ग्रहणी में घिरे रहता है, तथा जो पश्चिम क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा के स्पर्श में रहता है। पहला जो होता है ना मुख का क्षेत्र जो होता है वो कहाँ होता है, ग्रहणी में घिरे रहता है। उसके बाद क्या है, ये प्लीहा तक छुए रहता है। उसका पीछे जो होता है पुच्छ भाग होता है। अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, जिसमें क्या होता है, मिसेंट्री झिल्ली द्वारा सधी रहती है। अग्नाशय अनेक अग्नाशयी पालिकाओं तथा वाहिनियों का बना होता है। पालिका जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं से अस्थिर रहते हैं, जिसे एसाइनस कहते हैं। प्रत्येक एसाइनस के बीच में क्या होता है, एक गुहा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। एसाइनस की कोशिकाएं स्त्रावी प्रकृति की होती है, मतलब सिक्रेशन वाली होती है। जो सेल्स होते हैं एसाइनस में, इसलिए क्या करते हैं, ये कुछ पाचक एंजाइम स्त्रावित करते हैं। जैसे कौन कौन से पाचक एंजाइम स्त्रावित करते हैं, पहला है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन करता है इसमें पहला पाचक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है। फिर दूसरा है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर है न्यूक्लियस किसका करता है, नाभिकीय अम्लों को विघटित करता है, नाभिकीय अम्लों का विखंडन करता है। फिर है लाइपेज, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो होता है ना, वसा जो होता है हमारा फैट जो खाते हैं हम लोग, उसको फैटी एसिड में बदल देता है। अग्नाशय के संयोजी उत्तक के बीच बीच में पीले रंग की कोशिकाएं अनेक समूहों में उपस्थित होती है। ये क्या होता है, संयोजी उत्तक से बना होता है। जो अग्नाशय होता है ना वो किससे बना होता है, पैनक्रियाज संयोजी उत्तकों का बना होता है। उसके बीच बीच में कई कोशिकाएं जो होती है पीले रंग की, वो किसमें प्रेजेंट होती है, अग्नाशय के बीच बीच में। इन समूहों को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस का द्वीप बोलते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये विशिष्ट प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब क्या हो गया, इंटरनल सिक्रेट करता है, मतलब ये अंदर में आहार नाल के अंदर में उपस्थित होकर सिक्रेट करता है। ग्लूकोगिन एवं इंसुलिन नामक दो हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ग्लूकोगॉन पाया जाता है और इंसुलिन पाया जाता है। कौन, लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप में। ये कहाँ पर स्थित होती है, अग्नाशय जो होता है ना उसमें संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं के बीच में पीले रंग की जो कोशिका होती है, जो बीच बीच में पीले रंग की कोशिका होती है संयोजी उत्तकों के मध्य में, उसको क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस का द्वीप बोलते हैं। ये किस प्रकार का ये अंतःस्रावी होता है, मतलब आहार नाल के अंदर प्रेजेंट होकर सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करता है और इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन किससे संबंधित है, शुगर से संबंधित है। बॉडी में शुगर का बढ़ना या घटना किससे संबंधित होता है, इंसुलिन से संबंधित होता है। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होती है, लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से, मतलब लैंगरहैंस के द्वीप से, ठीक है, जो कि रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शुगर का नियंत्रण करता है। शुगर क्या होता है, जब आप कई शुगर पेशेंट देखे होंगे, उनमें क्या होता है, इंसुलिन का या तो फिर बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है तो उसको हाई शुगर बोलते हैं, और लो शुगर किसको बोलते हैं, लो शुगर पेशेंट किसको बोलते हैं, जिसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम बनती है। लैंगरहैंस के द्वीप में क्या होता है, ये है लैंगरहैंस का द्वीप।
लैंगरहैंस के द्वीप में क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, लैंगरहैंस की कोशिकाएं पाई जाती है। मैलोरी एजान से अभिरंजित करने पर, मतलब मैलोरी एजान जो क्या होता है, आपका कलर करने का रासायनिक पदार्थ होता है, जिससे कलर करने पर लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं होती है उसको अगर अभिरंजित करते हैं तो 3 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं देती है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा तथा तीसरा डेल्टा। 3 प्रकार की कोशिकाएं किसमें दिखाई देती है, लैंगरहैंस के द्वीप में दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, अल्फा कण कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो अल्कोहल में अघुलनशील हो जाते हैं। जब हम लोग अल्फा कोशिकाओं को अल्कोहल में डालते हैं तो वो क्या होता है, अघुलनशील हो जाता है, मतलब वो घुलता नहीं है, तथा ये कोशिकाएं प्रायः द्वीप की परिधि पर पाई जाती है एवं ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती है। बीटा कोशिकाएं जो कहाँ पाई जाती है, अल्कोहल में घुलनशील होती है। ये कोशिकाएं अधिकतर द्वीप की जो द्वीप होता है ना, लैंगरहैंस का द्वीप, उसके परिधि भाग में अल्फा कोशिकाओं के अंदर तरफ पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो होती है वो इंसुलिन का स्रावन करती है, इनकी संख्या अल्फा कोशिकाओं से अधिक होती है। ठीक है, जैसे अगर अल्फा कोशिकाएं होंगे तो 1 लेयर में होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, बहुत सारे लेयर में होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। डेल्टा कोशिकाओं में नीले रंग का कण पाया जाता है। अग्नाशय का अगर आंतरिक चित्र देखें तो ये है हेपेटिक आर्टरी पाया जाता है, हेपेटिक एनल सेल्स पाया जाता है, हेपेटिक लोब पाया जाता है, इंटरलोबुलर लोब पाया जाता है। अग्नाशयी को इसको डक्ट बोलते हैं, अग्नाशयी नलिका बोलते हैं, इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। आप देखते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कैसे होता है एवं कौन कौन से पाचक जो होते हैं उनमें काम आते हैं। एंजाइम, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन की क्रिया आहार नाल के 4 अलग अलग भागों में संपन्न होती है। मुख, गुहा, आमाशय, ग्रहणी तथा क्षुद्रांत में होती है। यह ग्रहणी तथा क्षुद्रांत में मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है वो हाइड्रोलेज एंजाइम की सक्रियता से कोशिका के बाहर ही होता है। पाचन का क्रिया भी 5 प्रकार से होता है। कैसे होता है, उसका प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, अंतःग्रहण या फिर अंतर्ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, पाचन। पाचन के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण और होता है बहिक्षेपण। एक और कोई प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है वो अनेक हाइड्रोलिसिस एंजाइम की सक्रियता से कोशिका के बाहर होती है। अतः मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ठीक है, भोजन के खनिज, लवण, जल, विटामिन आदि सरल आणविक संरचना वाले पदार्थ आहार नाल की दीवार द्वारा सीधे अवशोषित कर लेते हैं। जिसका संरचना सरल होता है वो कहाँ होता है, आहार नाल के द्वारा, जो उसमें जो दीवारें होती है उसके द्वारा, मतलब जितना भी पाचन होता है वो आहार नाल के बाहर में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, मनुष्यों में तो क्या करता है ये, जब जो सीधा डायरेक्ट पदार्थ होता है, तब सरल पदार्थ होता है जिसको और टूटने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आहार नाल में सीधे ही दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, लेकिन भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन आदि का प्रत्यक्ष अवशोषण नहीं हो पाता है। अतः ऐसे पदार्थों को आहार नाल की भित्ति से अवशोषण के लिए पाचन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ है, अंतर्ग्रहण, पाचन, पाचन के बाद आपका आता है अवशोषण। ठीक है, 5 प्रोसेस होता है मनुष्य में खाद्य पदार्थ के डाइजेशन का। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और 5वां है बहिक्षेपण। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन और अवशोषण का क्रिया। ठीक है, उसके बाद है लाल ग्रंथियों के कार्य। यह मुख गुहा को आस्तरित करने वाले श्लेष्मा म्यूकोसा लेयर को नम बनाए रखने का कार्य करती है। यह मुख गुहा एवं दांतों को स्वच्छ बनाने का कार्य करती है। इसके कारण भोजन लसलसा होकर आसानी से निकल जाता है। जितने भी लार के देखना, हम लोग क्या करते हैं, एकदम कड़ा भी भोजन खाते हैं तो हम लोग का जो लार मिलता है तो उससे क्या होता है, चिपचिपा, जिससे वो गला जो होता है हमारा, आहार नाल जो होता है वो कटता फटता नहीं है, उसको नुकसान नहीं होता है। किसके कारण, लार के कारण। यह एमाइलेज एवं टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। यह भोजन में विलयशील पदार्थों को घोलने का कार्य करता है। यह जिह्वा को नम बनाकर उसकी जो उच्चारण क्षमता है उसको भी सही रखता है।